जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफरी स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग एक और नए टॉपिक को प्रैक्टिस करते हैं। आज का निबंध का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको इसके बारे में जानकारी होगी क्योंकि हम लोग से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को आप पाएंगे कहाँ पे वो समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको टॉपिक मिलेगा और कल इसी टॉपिक का PDF आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। देखिए टॉपिक है बेरोजगारी या फिर भारत में बेरोजगारी। दोनों में से कोई एक टॉपिक आ सकता है या फिर किसी और तरीके से सवाल पूछ सकता है, दे सकता है टॉपिक को। तो इतना दे सकता है कि बेरोजगारी पर निबंध लिखें या फिर ये दे सकता है कि भारत में बेरोजगारी पर निबंध लिखें। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हमें परिचय देना पड़ेगा कि बेरोजगारी होता क्या है। तो देखिए कैसे दे सकते हैं। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, घर और वस्त्र, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, इन सभी ज़रूरतों को ठीक से तभी पूरा किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति के पास पैसा हो और इस पैसे को कमाने के लिए व्यक्ति के पास काम होना चाहिए। बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। यह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गंभीर समस्या है। बेरोजगारी को घर्षण, चक्रीय, संरचनात्मक या संस्थागत आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई शब्द दिक्कत करेगा। बेरोजगारी होता क्या है? तो देखिए बेरोजगारी के लिए हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पर बताया है कि रोजगार और बेरोजगारी होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे किसी भी काम को या किसी भी चीज़ की ज़रूरत की पूरा करने के लिए हमें पैसे चाहिए और पैसा तभी मिलेगा जब हमारे पास कोई काम हो। ओके, और बेरोजगारी तो वो स्थिति है जहाँ पे लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं पाता है, रोज़गार मिल नहीं पाता है। उसके बाद इसमें कुछ टाइप भी बताए गए हैं, चक्रीय, संरचनात्मक और संस्थागत, घर्षण, ये सब टाइप हैं। तो आप टाइप के बारे में पूरा डिटेल में ना बताएं क्योंकि यहाँ पे एक तो कि आपका टाइम जाएगा और दूसरा लंबा हो जाएगा, आपका निबंध लंबा हो जाएगा। इसीलिए टाइप को उतना महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बस बता दीजिए कितने टाइप होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आ जाइएगा बॉडी पार्ट में। अब मेन बॉडी पार्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। और जैसे कि इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हम लोग अगर चाहते तो लिख सकते थे कि बेरोजगारी के प्रकार, दूसरा लिख सकते थे कि इसके कारण, और तीसरा लिख सकते थे इसके प्रभाव। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग कारण से ही शुरुआत करेंगे कि बेरोजगारी के कारण क्या है। चलिए बेरोजगारी के कारण समझते हैं। भारत में बेरोजगारी जनसंख्या विस्फोट, कम मजदूरी दरों पर काम करने की अनिच्छा, लिंग मजदूरी असमानता, निरक्षरता और अंग्रेजी भाषा के बढ़ते महत्व जैसे कई कारकों का परिणाम है। यानी कि बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, भारत में बेरोजगारी क्यों है, उसका कारण है जनसंख्या विस्फोट। आपको भी पता है हम लोग 2011 के अनुसार 121 करोड़ के थे, अब तक बढ़ के 130 करोड़ भी हो चुके होंगे। तो जनसंख्या तो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा कम मजदूरी दरों पर काम करने की अनिच्छा, यानी कि कम मजदूरी देकर ज़्यादा खटाया जाता है। 200 रुपये आपको दिए जाएंगे, कहा जाएगा 12 घंटे काम करो, तो कौन करना चाहेगा। इसीलिए यहाँ पे ये टर्म यूज किया गया है कि कम मजदूरी दरों पर काम करने की अनिच्छा यानी कि काम करने का इच्छा नहीं है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमको मजदूरी दर कम मिले और हम ज़्यादा काम करें। ठीक है, तो ये एक कारण है। दूसरा है लिंग मजदूरी असमानता, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के वेतन में या मजदूरी में कमी। मजदूरी अगर कहे तो अगर महिलाओं को 200 मिलता है तो पुरुषों को उनसे ज़्यादा मिलता है, 300। तो ये भी एक कारण होता है कि सेम काम है लेकिन महिलाओं को कम मिला तो वो कहती है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो इससे कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। उसके बाद निरक्षरता, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर कोई निरक्षर है तो वो तो केवल मजदूरी कर सकता है, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो क्या कर सकता है, अनपढ़ का तो काम करेगा ही, साथ साथ ऐसे भी कुछ काम कर देगा जो अनपढ़ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है
निरक्षरता एक बहुत बड़ा कारण है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते महत्व। अब अंग्रेजी भाषा का बढ़ता महत्व आप भी समझते हैं कि इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया इंग्लिश का कि हर चीज़ आपको इंग्लिश में ही, यानी कि कहीं पे काम भी लेना है तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। और ये कंपनियों का आजकल का डिमांड हो चुका है। अगर आप कॉरपोरेट कंपनी में किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कॉरपोरेट कंपनी का मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड अगर कोई कंपनी है और वहाँ पर आप काम करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, आपका जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा। क्यों भाई, हिंदी को बढ़ावा देने की बात करती है कौन, हमारा संविधान जो कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही हिंदी भाषा को बढ़ावा देंगे। फिर बढ़ावा अंग्रेजी को क्यों दिया जाता है। कॉरपोरेट कंपनियां बहुत ही रेयर होंगी या बहुत ही कम होंगी जो हिंदी में इंटरव्यू लेती हों। तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा होते जा रहा है कि लोकल लैंग्वेज भी नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है। बड़ी कंपनियों में लोकल लैंग्वेज भी आप यूज़ नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि आप तमिलनाडु के हैं, तमिल जानते हैं, तो तमिल भी अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि इंग्लिश बढ़ गया है ना। तो ये सारी जो कारक है, ठीक है, कारक यानी फैक्टर्स होते हैं, तो ये सब कारक जो है ये बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। ये न केवल अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा करता है बल्कि सामाजिक अशांति और संघर्ष को बढ़ावा देकर आत्मसम्मान को भी मिटाता है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है। प्रत्येक व्यक्ति अर्थव्यवस्था के विकास और गति में योगदान देता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति का विकास अर्थव्यवस्था के विकास के सीधे अनुपातिक होता है। तो आपने भी देखा होगा कि अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा करना बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें कोई अगर अमीर है तो वो क्या है, उसके पास पैसे हैं तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं। गरीब है तो उसके पास पैसे नहीं है, यानी उसकी कमाई ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से होंगे। तो एक कोई गरीब आदमी है जो कि महीने का मुश्किल से 3,000 या 5,000 कमा पा रहा है, समझे, 5,000, और एक अमीर है जो कि महीने का 50,000 कमा रहा है। तो इन दोनों के बीच में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे खाई बनते जा रहे हैं और उसके अलावे इनमें सामाजिक अशांति और संघर्ष भी बढ़ेगा। सामाजिक अशांति आप भी जानते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में हमेशा लड़ाई चलते रहता है। यानी अमीर लोग देखना तक पसंद नहीं करते हैं गरीबों को, और उनका तो जिस तरह से तिरस्कार होता है वो तो अगर आपने गरीबी देखी होगी तो ज़रूर इसको महसूस किया होगा। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है। और ये सही है कि अगर अर्थव्यवस्था में एक पटरी कमज़ोर है, यानी कि एक पक्ष कमज़ोर है, तो अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न होगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। और सबका इसमें योगदान होता है, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है अर्थव्यवस्था के विकास में, ठीक है। तो ये सब बेरोजगारी के लक्षण हैं और कारण हैं। अब उसके बाद समझते हैं कि इसके प्रभाव क्या होते हैं। अगर बेरोजगारी है देश में तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। बेरोजगारी के कारण उत्पन्न पैसे के अभाव के कारण पौष्टिक भोजन की कमी हो जाती है। बेरोजगारों के बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पाता, इसलिए वे तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। उनके जीवन की गुणवत्ता समय के साथ काफ़ी कम हो जाती है। एक बेरोजगार माता पिता अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दे सकते। नतीजतन बच्चा भी बड़ा होने के बाद अच्छी नौकरी नहीं पा पाता है। इस प्रकार बेरोजगारी को जन्म देती है। तो चलिए यहाँ तक का मतलब समझते हैं। आप भी यहाँ पे जानते हैं कि पैसे का अभाव कब होता है, जब आपके पास कोई काम नहीं है। अब आज ही आपको सीजीएल की जॉब मिल जाए तो फिर क्या पैसे की कमी रहेगी, फिर तो पैसे भर भर कर मिलेंगे। तो अब पैसे की कमी है तो फिर क्या होगा, पौष्टिक भोजन जो है वो नहीं मिल पाता है और बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए वे तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। यानी कि तरह तरह की बीमारियां उनको पकड़ते रहती है। कभी देखेंगे वो बुखार से पीड़ित है, तो कभी पेट दर्द से पीड़ित है, तो कभी सिर दर्द से, इस तरह की समस्याएं झेलते रहते हैं। उसके अलावा उनकी जीवन गुणवत्ता जो है समय के साथ काफ़ी कम हो जाती है। और एक बेरोजगार माता पिता जो है अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं, उसके कारण जो है बच्चा भी बड़ा होने पर क्या बनता है,
एक अच्छी नौकरी उसको नहीं मिलेगी और वो भी बेरोज़गार ही रह जाएगा। यानी कि बेरोज़गारी जो है बेरोज़गारी को ही जन्म देती है। तो जब तक उसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं होगा तब तक वो बच्चा अच्छे से अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले रोज़गार मिले और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ पटरी पर आ जाएगा अगर रोज़गार सबको मिल जाए तो। लेकिन ये मिलना तो मुश्किल है, तो इसके लिए करना क्या चाहिए, क्या इसके उपाय हैं, वो अब हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष में। देखिए, बेरोज़गारी ख़त्म करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो कि कभी नहीं रही। किसी भी सरकार की ये प्राथमिकता में नहीं रहा कि बेरोज़गारी को ख़त्म कर दिया जाए। वो बस चुनाव के समय 10-5 रुपये या फिर 1-2 हज़ार की मदद कर देंगे, उसके बाद 5 साल मज़े करेंगे। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि सरकार को ये प्राथमिकता में लाना होगा रोज़गार को। अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों को अधिकतम वेतन पर नियोजित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कपड़ा और जूते, कपड़ा और परिधान आदि चमड़ा है यहाँ पे, चमड़ा और जूते, कपड़ा और परिधान आदि जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देकर बेरोजगारी दर को कम किया जा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करना चाहिए। युवाओं को आवश्यक कौशल देने, अनौपचारिक क्षेत्र को बेहतर बनाने, श्रम बाजार में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने आदि विकल्पों को अपनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, चमड़ा का इंडस्ट्री, उसके अलावा कपड़ा उद्योग जो होता है, इसमें कपड़ा और परिधान एक ही शब्द है, ठीक है, तो ये दोनों का पर्यायवाची है। और परिधान जैसे श्रम प्रधान का मतलब हो गया कि जहाँ पे लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी दर कम हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करना चाहिए। युवाओं को आवश्यक कौशल देना चाहिए और उन्हें अलग अलग तरह से अनौपचारिक क्षेत्र में, इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और श्रम बाजार में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लेबर मार्केट में जो है सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए। सामंजस्य यानी कि यहाँ पे सामंजस्य यानी कि उसमें स्थिरता और बराबरी होनी चाहिए। सामंजस्य यानी कि इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो लेबर मार्केट है उसमें सोशल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। यानी कि किसी मार्केट में समझ लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जो अपने लेबर को मान लेते हैं 15,000 का महीना दे रही है, वही दूसरी तरफ एक दूसरी कंपनी है जो कि अपने लेबर को 7,000 दे रही है। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, तो ये जो है अंतर ये कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे सामाजिक सामंजस्य कहा गया है, ओके, यानी कि बराबरी होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही सरकारी कार्यालयों में खाली पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। तो आपने भी सुना होगा, अभी हाल ही का न्यूज़ है कि सरकार अब कौन सा मोड में आई है, पता नहीं क्या मोड उसको बोलता है लोग, कहते हैं कि सरकार में 10 लाख पद अभी भी खाली हैं। केंद्र सरकार की ये बात है कि 10 लाख पद अभी भी खाली हैं, ये तो उनको भरे जाने के प्रयास हो रहे हैं, जिसके कारण एसएससी में थोड़े ज़्यादा अभी वैकेंसी आ रही है। तो आखिर ये अब खाली पड़े हुए थे तो कितने दिन से, तो बहुत ज़्यादा देर से खाली पड़े थे, तो इनको भरने चाहिए जितना जल्दी हो सके। ये नहीं कि जब इलेक्शन आए तो हम उसको भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके खाली पदों को भरें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार ले सकें और अपने परिवार को सही तरीके से उनका भरण पोषण कर पाएँ। तो ये टॉपिक था दोस्तों, और इसमें जितनी हो सकी बातों को लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें और भी कई सारे पॉइंट डाले जा सकते थे पर ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसी के कारण इसको
नहीं रखा गया उतना लंबा, और हमें भी ध्यान रखना है कि कम से कम 250 से 300 शब्दों के बीच में ही लिखना है। ज़्यादा लंबा लिखने से इम्प्रेशन भी ख़राब पड़ेगा, और अगर लिमिट दे देगा तब तो गड़बड़ है। तो इसीलिए घर में भी प्रैक्टिस करिए तो 250 से 300 शब्दों का। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इसका सॉल्यूशन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप ज़रूर वहाँ पर जुड़ जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।